हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस सीरीज में 12 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 12 होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग एक पूरा सीरीज चला रहे हैं। आपका जीडी का पेपर फरवरी मार्च में होने वाला है, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है दोस्तों। ठीक है, मेरा नाम बबलू सोनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैथ का सवाल शुरू होता है। देख सकते हैं पहला सवाल क्या बोलता है कि जब 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं जो है ना वो समानुपात में होती है। यानी सिंपल तरीके से मैं अगर कहूँ किसी एक संख्या घटाई संख्या को मान लेते हैं कि वो x के बराबर है, तो अगर मैं आसान भाषा में कहूँ आपसे कि 7 माइनस एक्स डिवाइडेड 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स इज बटा 15 माइनस एक्स, इसी को बोलते हैं समानुपात में हो जाना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पे आप देखेंगे 4 का डिफरेंस है। तो अगर इस तरह के सवालों को सॉल्व करना है, आप स्क्वायर में नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसको फटाफट आप डिफरेंस को बराबर करो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले को ऊपर वाले से क्या कर दो, इक्वेट कर दो। यानी कि आप देख सकते हैं कि 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स के बराबर है। यानी अब जो है वो x की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल चुकी है, वो 3 के बराबर है। ये तरीका बहुत बेस्ट तरीका है जिससे कि आप x की वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं। हमने क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने अंतर देखा, कितने का अंतर आया, तो आप बोलेंगे 2 का अंतर आया। 7 और 9 में 2 का अंतर, x x तो कट जाएगा। यहाँ पे अंतर देखेंगे 11 और 15 में कितने का अंतर होता है, 4 का अंतर। यानी यहाँ पे 2 का अंतर था और यहाँ पे 4 का अंतर था। तो हम अंतर को इक्वेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इक्वेट कर दिया, जिससे कि हमको x की वैल्यू फटाफट निकल आई। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका होता है आपको समानुपात के सवालों को सॉल्व करने के लिए। बाकी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है, थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं। 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी के बीच एक चुनाव जो है, पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया है और सारे के सारे मत कहते हैं कि वैलिड है, मतलब वैध है। ठीक है भाई, ओके। सारे के सारे मत जो है वो वैलिड है। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिलते हैं, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं कि बी को अगर ए से 50% कम मिला है, यानी ए को बी से दुगुना मिला है, आसान भाषा में कह सकते हैं ना। ठीक है, और बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर कितना है, 10,000 है। यदि बी को सी से 10% अधिक वोट मिलता है तो सूची में कितना पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बढ़िया सवाल। अगर हम बोले रेशियो निकालते जरा, ए, बी और सी का रेशियो, मतों का रेशियो, तो आप यहाँ से पढ़ोगे, लिखा हुआ है कि बी को जो है ना वो सी से 10% अधिक वोट मिला है। यानी अगर सी को मैं 10 मानूं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा वोट मिला है। फिर बोलता है ना कि यहाँ देखो, इस बीच में क्या लिखा हुआ है कि बी को जो है ना वो ए से 50% कम मिला है। यानी बी को अगर 11 है ना, यानी जरूर ए को 22 मिला होगा। तभी तो मैं कह सकता हूँ कि 22 का आधा यानी 50% कम मिला है बी को। तो ये तुम्हारा मतों का रेशियो हो गया। ठीक है भाई साहब। अब सवाल देखो क्या कह रहा है कि 10,000 किसका वैल्यू है, बी और सी के बीच का अंतर का वैल्यू कितना है, 10,000। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 10,000 की वैल्यू 1 के बराबर है। मुझे निकालना है कितने की वैल्यू, 22 प्लस 11 प्लस 10 यानी कि 33 प्लस 10 यानी कि 43। लेकिन याद आया कि जो वैल्यू है ना वो सिर्फ 80% की वैल्यू है। ये सिर्फ वैलिड वोट का वैल्यू है। आपको निकालना है कुल रजिस्टर्ड जितने सारे पंजीकृत मतदाता थे ना, उन सब की वैल्यू निकालनी है। अब देखो लिखा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। यानी कि मुझे अगर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो ये आपको क्या मिलेगा, टोटल टोटल रजिस्टर्ड टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स, जो भी आप कह लो, इस सारे के सारे वोटर का संख्या आपको मिलेगा। आज चलो सॉल्व कर लेते हैं कितना से कटेगा। तो ये कटेगा 4 से, ही कट जाएगा 5 से। ये 4 से अगर काटोगे तो बन जाएगा भाई 2500। ठीक है भाई, आज जरा सॉल्व कर लो, गुणा कर लो। 125 इंटू 100 इंटू 43, डबल जीरो तो होगा ही, 43 इंटू 5 यानी कि 300, सॉरी 215 यानी कि 21, 86 और 21 कितना होता है, 107 यानी कि 10, 43 और 10 यानी कि 53, 53 75 00, इतने वोटर्स की संख्या रजिस्टर्ड नंबर है।
यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, ये बढ़िया सवाल था, आप टिक कर सकते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। 550 मीटर और 650 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन है और दोनों ट्रेनों की आपको चाल दे रखी है, विपरीत दिशा से आ रहे हैं अगर, तो कितने समय के अंदर एक दूसरे को पार करेंगे। तो अगर इस तरह के सवाल में हमको टाइम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेनों का लंबाई का सम बटा स्पीड अगर विपरीत दिशा से आ रही है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे हम लोग। बताइए, तो 550 और 650 का मतलब हो जाएगा 1200 मीटर बटा रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा बताओ, 60 किलोमीटर पर आवर प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 18 छक 108, यानी कि 5 छक 30 मीटर पर सेकंड। हो गया ना। यानी आप देखेंगे 40 सेकंड के अंदर एक दूसरे को पार कर जाएंगे। हमने ये फटाफट कैसे निकाला, आप देखो जरा। आप अगर देखेंगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मीटर पर सेकंड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर पर आवर। फटाफट कैसे सोचते हैं हम लोग, याद रखना आप इस चीज को, 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है ना, वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो हमने मन में क्या किया, 18 × 6 है, तो 5 × 6 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। तो हमने फटाफट क्या कर लिया, यहाँ पे 108 के बदले 30 मीटर पर सेकंड ही अप्लाई कर दिया। बाकी आपको जो अच्छा लगे। उम्मीद करते हैं कि कुछ तो कुछ सीखने को मिलता होगा। एक व्यक्ति जो है ना, दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा, ठीक है, और एक को जो है 10% के लाभ पर और दूसरे को जो है वो 5% की हानि पे सेल किया। दोनों को हम मान लेते हैं कोई एक्स के बराबर है। दोनों सीपी कितना है, सीपी दोनों सीपी मान लिया हमने कि एक्स के बराबर। एक्स नहीं, हम बल्कि यहाँ पे 10x, 10x नहीं बल्कि हम इसको 20x मान लेते हैं। पता है क्यों, क्योंकि हमको 10% और 5% निकालने में आसानी हो। अब जरा देखना, अगर सीपी तुम्हारा 20x है और 20x है, तो एक को तुमने सेल किया 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि 2x तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, यानी 20x के वैल्यू तुमने सेल किया कितने में, 22x में। एक को तुमने 5% के हानि पे सेल किया है और इसको तुमने सेल किया 10% के प्रॉफिट पे। तो 5% अगर कम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 19x। अब अकॉर्डिंग टू सवाल, इन दोनों का जो अंतर है ना, वो आप देख सकते हैं 60 रुपए के बराबर है। यानी 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60x, सॉरी 60 के बराबर नहीं, कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। आपसे क्या करें कि दोनों वस्तु क्रय मूल्य का योग निकालिए। तो क्रय मूल्य कितना माने थे हम, 20x, और दोनों का योग का मतलब 20x प्लस 20x यानी कि 40x। x की वैल्यू कितना है, 20 के बराबर, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 8000, सॉरी 800। ठीक है, 800 रुपए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% वोट मिलता है। वैध मतों का ये पढ़ना बहुत जरूरी है। वैध का मतलब होता है वैलिड वोट्स। टोटल वोट अलग होते हैं और वोट डालने के बाद कुछ वोट ऐसे होते हैं जो इनवैलिड हो जाते हैं, जो अमान्य हो जाते हैं। तो ये सिर्फ वैलिड वोट की बात कर रहा है। 18% मत जो है ना वो अवैध थे। देख रहे हैं आप, सबसे लिखा हुआ है कि अवैध था। ठीक है भाई, लिखा है यहाँ पे अवैध था। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवारों को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी। बहुत बढ़िया सवाल। 17,500 का टोटल मत थे, मतलब कि ये 100 के बराबर रहा होगा। आपने बोला है कि 18% मैथ मत जो है ना वो अवैध हो गए, मतलब 82% क्या हो गए, वैध मत हो गए। इस 82 का अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो 48% किसको मिला, इस वैलिड वोट का 48% मिल गया एक उम्मीदवार को। दूसरे वाले को पूछ रहा है, मतलब उसको 52% मिला होगा किसका, इस वैध मत का। तो वैध मत अगर 100 है तो 52 निकाल देंगे, तो डायरेक्टली हमको जो चाहिए उसका आंसर, ये डायरेक्टली हमको आंसर मिलने वाला है। बताओ बताओ, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आओ जरा काटते हैं, आंसर निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे 13 चौका 52 और ये कट जाएगा 25 चौका 100। 25 से काटेंगे कितने बार में हम, 7 बार में, यानी 13 × 7 = 91 इंटू 82। तो आप देखेंगे 91 इंटू 2 यानी कि 182, कैरी हो गया 18, 9 × 8 = 72, 728 और 18 यानी कि 746। ये तुम्हारा दूसरे उम्मीदवार को मिला हुआ वैध वोट की संख्या है, वैध मत की संख्या है। ठीक है, ए बी और सी के बारे में कह रहा है किसी कार्य को 8, 4 और 16 दिनों में कर सकते हैं। ए है, फिर बी है, फिर सी है। 8 दिन, 4 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। तुम्हारे ये टाइम का एक्चुअल दे रखा है, एक्चुअल टाइम दे रखा है। यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी
दोनों से सहायता मिलती है, तो एक को संपूर्ण कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि 16 के बराबर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 8 गुना 2, 4 गुना 4, 16 गुना 16, 16 गुना 1, यानी कि एफिशिएंसी 1 आ गई। ठीक है, ए को हर दूसरे दिन बी और सी का साथ मिलता है। अगर मैं 2 दिन का काम निकालूं, 2 दिन में कितना काम होता है, तो आप बोलेंगे ए दोनों दिन काम करता है, यानी कि 2 गुना 2 4, प्लस दूसरे दिन बी और सी दोनों भी साथ आते हैं, मतलब 9, 5 और, यानी कि 9 काम हो जाते हैं कितने दिन में? 2 दिन में। 9 काम हो जाते हैं भाई 2 दिन में। तो ए को संपूर्ण कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा? यानी अभी तुम्हारा काम बाकी कितना है? 7 काम बाकी है। तुम्हारा काम कितना बाकी है? 7 काम बाकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी तीसरा दिन फिर से तुम्हारा ए आएगा, यानी कि 3 दिन की अगर मैं बात करूं, 3 दिन, तो फिर कौन आएगा भाई? ए आएगा, मतलब 9 2 11 काम पूरा हो गया। अभी तुम्हारा 5 काम बाकी है। अभी तुम्हारा 5 काम बाकी है, और 5 काम करने के लिए ये तीनों मिलके आएंगे, 2 4 और 1, यानी कि 5/7 दिन और। मतलब आप देखेंगे 3 काम तो हो ही रहा है, 3 दिन पूरा लग रहा है, और 5 काम करने के लिए सातों एफिशिएंसी लेके आएंगे। समझ गए बात को? इतना डेज आपको कंप्लीट डेज लगने वाला है। यानी अगर इसको तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो 7 तिरिक 21 और 5, यानी कि 26/7 दिन इस सवाल का आंसर है। ये बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। ठीक है, ट्रिकी है, लॉजिकल है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, और फिर से आप रिवाइज कर लेंगे, बढ़िया लगेगा आपको। ठीक है, 7 नंबर क्या बोलता है कि लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपए की राशि जमा करती है, जिस पर उसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो 18 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त करेगी? ठीक है भाई, सिंपल है। तो आप देख सकते हैं भाई कि ये जो है ना, 10% अगर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है, और चूंकि छमाही का मतलब होता है कि भाई हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होती है, तो रेट क्या हो जाएगा? आधा, यानी कि रेट बन जाएगा 5%। और टाइम कितना बन जाएगा भाई? 3, 3 बोल सकते हैं, 3 टाइम्स बोल सकते हैं। यानी कि चूंकि अगर 6 महीने हैं, तो 6 महीने को 3 बार, सॉरी 18 महीने का मतलब होता है कि 6 महीने को 3 बार कंपाउंडिंग करेंगे, यानी टी की वैल्यू होगी 3 के बराबर। 5% को 3 बार, यानी कि 20 की वैल्यू 21 बनेगी कितनी बार? 3 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, अगर ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, तो तुम्हारा अमाउंट बन जाएगा। आप गुणा करेंगे तो 8,000 की वैल्यू 9261 बनेगा। और सवाल यही पूछ रहा है कि 8,000 की वैल्यू कितनी बनेगी, अमाउंट कितना राशि प्राप्त करेगी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 9261। आगे बढ़ते हैं, 8 पे आते हैं। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है। तीसरी भुजा जो इनमें से किसी एक भुजा की 1.5 गुना है। यानी अगर मैं कह लूं कि 2 भुजाएं, अगर मान लो कि साइड को ए बी और सी में मान लेता हूं, 2 भुजाएं अगर मानता हूं कि वो 2x और 2x है, तो तीसरी भुजा इनमें से किसी भुजा की 1.5 गुनी, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि ये 3x के बराबर है। ठीक है, यदि त्रिभुज की परिमाप कितना है, आप बोलेंगे 14, यानी कि परिमाप का मतलब तीनों का सम। तो 4 3 7x की वैल्यू अगर 14 है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू आ रखी है वो 2 के बराबर है। यानी आसान भाषा में साइड लेंथ कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आप इसको हेरोन से निकाल सकते हैं, वट एवर यू वांट। आप या तो हेरोन से निकाल लो, या फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो इस तरीके से देखो, फिगर बना के पहले हाइट निकाल के बेस और हाइट का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए, नीचे वाले को हमने 6 मान लिया, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यहाँ से हम डाल देते हैं परपेंडिकुलर, तो ये भी 3, ये भी 3, तो इस हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 माइनस 9, यानी कि √7 हो जाएगा। अब यहाँ इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू 6, हाइट की वैल्यू √7। आंसर कितना आएगा? 3√7। तो जो भी आपको अच्छा लगे, या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर आप इसको हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके भी s इंटू एस माइनस ए करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आसान था। 9 पे आते हैं दोस्तों। एक ट्रेन जो है बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है। यानी अगर मैं स्पीड बात करूं, स्पीड बिना रुके कितना है एक्चुअल ट्रेन का, तो आप बोलेंगे 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, जब वो रुकती है ना, तो समान दूरी को 65 किलोमीटर की एक एवरेज स्पीड से चलती है। यानी मैं कह रहा हूं
कि अगर बिना रुके ट्रेन चले तो 75 किलोमीटर पर उसकी स्पीड होती है, लेकिन कहीं कहीं अगर रुक जाती है तो उसकी स्पीड घट के कितनी होती है, 65 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाती है। मतलब आपने देखा कि 10 किलोमीटर पर आवर घंटा उसकी स्पीड में क्या आती है, कमी आती है। यानी सवाल पूछ रहा है कि वो ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट की रुकती है। ये सिंपल तरीका ये हो सकता है कि आप बताओ कि पहले 60 मिनट में, आसान तरीका यही है, 75 किलोमीटर चलती थी। ठीक है, 10 किलोमीटर अगर मैं पूछूं कितना मिनट में चलेगी, 10 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगी, वही सवाल का आंसर है। तो आप बोलेंगे कि ये जो है ना इसका 7.5 गुना है। 7.5 गुना है मतलब अगर 60 मिनट को मैं डिवाइड कर दूं 7.5 से तो कितना वैल्यू आएगा बताओ। 7 8 56, ये पूरा पूरा 8 से कट जाएगा, मतलब 8 मिनट लगेगा उसको 10 किलोमीटर कवर करने में। ठीक है, और ये 10 किलोमीटर कम हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि उसने 8 मिनट कहीं रेस्ट किया होगा, यानी वो 1 घंटे में 8 मिनट रुकती है, जिससे कि उसका स्पीड घट के 75 से 65 हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसान तरीका समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 पे आते हैं। 10 नंबर बोलता है कि सोहन और रोहन किसी एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। मिलकर किसी एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। यदि सोहन जो है वो अकेला 27 दिन में कर सकता है तो रोहन अकेले कार्य करने में कितना दिन लेगा। इन दोनों की इफिशियंसी आएगी 54, इफिशियंसी कह रहा हूँ एलसीएम। इफिशियंसी कितना हो जाएगा 3 और ये 2, तो जरूर रोहन का 1 रहा होगा। तो अगर रोहन को निकालना है डिवाइड कर दो 1 से, यानी कि 54 दिन में काम पूरा हो जाएगा रोहन के द्वारा। 11 का बोलता है कि विक्रेता जो है 10 में 15 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 10/15, और सेल करता है भाई 15 में 10, उल्टा। भाई साहब तेज है ये, मतलब आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आप देखेंगे 100 की वस्तु को सेल किया 225 में। यानी आसान भाषा में आपसे बोलूं कि 100 की वस्तु को सेल किया 225 में, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ 125। तो 100 में 125 प्रॉफिट, यानी कि लाभ परसेंट कितना है 125% के प्रॉफिट। बहुत खतरनाक से लड़ाई है भाई। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का एवरेज। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का एवरेज, ध्यान दीजिएगा विषम। अगर आपसे बोले कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप बोलेंगे 2। 2 इवन नंबर तो है, लेकिन याद रखिएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 से कटता है और 2 से भी कटता है, खुद से कटता है बोल सकता हूँ। 2 इवन नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर भी है। लेकिन आप अगर देखेंगे चूंकि ये इवन नंबर, इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि आपसे कह रहे हैं कि विषम अभाज्य संख्या को लेना है। मतलब कि 3 5 7 11/4। ठीक है, 8 और 7 15 और 11 कितना होता है 26/4, यानी कि 6.5 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़े। यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है भाई, ठीक है। अगर अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि 15 सेंटीमीटर इसका व्यास है तो रेडियस कितना रहा होगा 15/2 सेंटीमीटर। अब ठोस गोले से ठोस गोला ही बना रहा है। ठीक है भाई, गोला से गोला ही बना रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं भाई कि इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा, और डिफरेंस, और वो किसके वजह से डिफरेंस आएगा, सिर्फ रेडियस के क्यूब से। यानी मैं कह सकता हूँ कि 15/2 का क्यूब इज इक्वल टू 125 गुना आर का क्यूब। और ये आर है क्या, छोटका गोला का रेडियस बोल सकते हैं भाई। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे भाई कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाला जो वैल्यू है ये 5 का क्यूब है। तो 5 के क्यूब से अगर हम 15 के क्यूब को काटेंगे तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब। बोलिए ना, यानी कि ये बन जाएगा आर क्यूब की वैल्यू आने वाली है 3 का क्यूब बटा 2 का क्यूब। लिख सकते हैं 3/2 का होल क्यूब, यानी कि आर की वैल्यू आ चुकी है 3/2 के बराबर। ठीक है। अब प्रत्येक छोटका वाला गोला का आपसे कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, मतलब 4 पाई × r²। पाई में ही आंसर है, मतलब 4 पाई छोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर 9/4, 4 से 4 कट जाएगा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल, ठीक ठाक, बढ़िया सवाल। आते हैं, लंबा सवाल देखने में लग रहा है बट पढ़ते हैं क्या कहता है कि 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1.5 लाख रुपए का ऋण लिया गया है। बिल्कुल ठीक है। ब्याज जो है वार्षिक चक्रवृद्धि किया जाता है, इसका भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। बिल्कुल ठीक है, इंस्टॉलमेंट का सवाल है।
और किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है तो समान वार्षिक किस्त का मान ज्ञात करें। ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आ, अगर मैं आपसे कहूं भाई कि 10% का इंटरेस्ट है, इसका मतलब हुआ कि 10 के वस्तु को 11 देना पड़ेगा। ये फर्स्ट ईयर की कहानी है, लेकिन सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और ये बन जाएगा 121। ठीक है। अब चूंकि इंस्टॉलमेंट जो होता है ना किस्त, वो इक्वल होता है, मतलब यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी करते हैं 11 से मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे? ताकि ये वाला जो वैल्यू हो जाए, ये राइट साइड वाला क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्योंकि ये जो वैल्यू है कुछ और नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है। इंस्टॉलमेंट आपका इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस साइड देखो जरा, इस साइड 110 की वैल्यू बनेगी 121 पहले साल में, और दूसरे साल में 100 की वैल्यू 121 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है कि जो दोनों वैल्यू है ये 1.5 लाख के बराबर है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। 150,000 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 210 के बराबर है। आपको निकालना 121 की वैल्यू। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा इससे, ये काटेंगे अगर आप तो ये 7 तिरिक 21 और ये 15,003 से कटेगा तो बन जाएगा 5,000। 121 बचे यानी कि 605 पे 000/7। आओ जरा सॉल्व करें। 7 8 56, 4 5 यानी कि 7 6 42, 3 0 7 चौक 28, फिर 28.57। ये हमने ऑप्शन देकर टिका दिया। ठीक है। सो ये आपका सवाल एक बढ़िया सवाल है, आप इसको दोबारा रिवाइज जरूर करिएगा। इंस्टॉलमेंट के सवाल कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन ये थोड़ा आसान था इसलिए मैंने फटाफट कर दिया, आपको समझ में आ भी गया होगा। 15 पे आते हैं भाई। 15 क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से डिविजिबल नहीं है? 16 से डिविजिबल नहीं है। आप मुझे बताओ, अंतिम एक डिजिट अगर 2 से कटे तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर अंतिम 3 डिजिट 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अगर अंतिम 4 डिजिट 16 से कटे तो पूरी संख्या 16 से कटेगी, याद रखिएगा। यानी आपको सिर्फ अंतिम 4 डिजिट चेक करनी है, वो अगर 16 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 16 से कटेगा। यानी आप ये खुद से कर सकते हैं, टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। यदि ए बी की वैल्यू दे रखी है और बी सी की वैल्यू दे रखा है तो आपको ए बी से निकालना है। ठीक है भाई, आप यहाँ पे देखेंगे बी की वैल्यू 8 के बराबर है और यहाँ बी की वैल्यू 4 के बराबर है, मतलब हमको यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 14। तो आपको सिंपल तरीके से 5 8 और 14 आंसर मिल गया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 17 पे आते हैं। एक ट्रेन जो है पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और अगले 25 मिनट में 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और अंतिम 4 मिनट में 15 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो ट्रेन की एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, एवरेज स्पीड आपको निकालना है। ये मुझे लगता है कि बढ़िया सवाल होने वाला है। एवरेज स्पीड क्या होता है तो आप बोलेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। बोलिए ना, होता है ना। डिस्टेंस कितना है? अब मुझे बताओ, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल है, हमको निकालना है 10 मिनट की वैल्यू, मतलब 1/6। यानी कि 90 को डिवाइड करेंगे 6 से, डिस्टेंस बनेगा ये 15 किलोमीटर तय किया होगा, प्लस 15 किलोमीटर तय किया होगा। ठीक है, 25 मिनट में 60 की स्पीड से, तो 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर जाता है, बताओ, तो 10 मिनट में कितना जाएगा? 6 किलोमीटर। नहीं नहीं, गलती हो गया हमसे। 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में जाता है 60 किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी 25 मिनट में गया होगा 25 किलोमीटर, बोल सकते हैं। यानी कि 15 प्लस 25 प्लस 4 मिनट में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो आप मुझे बताओ, अगर 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में अगर 15 किलोमीटर चलता है ना भाई, तो आप देखो 4 मिनट में निकालना है, मतलब 15 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 4 मिनट, यानी 15/15 यानी कि 1 किलोमीटर चला होगा। यानी कि यहाँ पे कर लो +1 डिवीजन। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ भाई। अब टाइम जो एक्चुअल टाइम का सम कितना है तो आप बोलेंगे 10 मिनट प्लस 25 मिनट और प्लस 4 मिनट, कितना हो जाएगा बताओ? 25 और 10 35 और 4 39। लेकिन हमें कन्वर्ट करना है घंटा में,
39/60 एक्चुअल टाइम हो गया। अब जरा देखो 40 और ये बन जाएगा 41, ऊपर जाएगा 60 और नीचे बन जाएगा 39। 3 से काटोगे 13×3 = 39, ये कट जाएगा 20 से, यानी कि वैल्यू कितनी आने वाली है 820/13। 13×6 = 78, फिर 4 0 यानी कि 13×3 = 39, 1 बचेगा बटा 13 km/h। ठीक है, तो ये भी आपको एक बढ़िया सवाल देखने को मिला है, इसको भी आप टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक व्यापारी जो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है, यदि वह कोई छूट न देकर वह वस्तु के अंकित मूल्य पर ही सेल करे तो कितना प्रॉफिट होगा, उसको बताना है आपको। आपसे कह रहा है भाई कि 12% का लाभ कमाया, यानी कि अगर मैं सीपी को 100 मानूं तो एसपी कितना रहा होगा 112। लेकिन आपसे कह रहा है कि जो 112 है ना, ये 20% के छूट देने के बाद आया है, यानी कि एमपी 112/80 × 100 करने पे आएगा। बोलिए ना, बोल दीजिए। यानी कि ये बन जाएगा 20 चौका 80 और ये 20 बचे 100। 4 से काटा जा रहा है, 4 × 8, 3 2 यानी कि 4 8 32, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी 140, और ये सीपी कितना है 100। आपसे कह रहा है कि अगर एमपी पर ही सेल कर दे बिना किसी डिस्काउंट के तो लाभ कितना हो जाएगा बताओ 40%। क्लियर है। हम लोग चलते हैं 19 नंबर सवाल की तरफ। एक्स जो एक वस्तु पर 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट दे रहा था, जबकि वाई जो है समान वस्तु पर 20% का फ्लैट छूट दे रहा था, तो एक्स और वाई के द्वारा दी गई कुल छूट के बीच का अंतर कितना होगा। अंतर वही होगा जो क्रमिक छूट निकालने के बीच में आएगा। यानी अगर मैं 12% और 8% दो का मैं क्रमिक छूट निकालूंगा तो 20 में से कम करते हैं 12 का 8%, यानी कि 12 8 96, 0.96% का अंतर आएगा। मुझे बताओ 12 का 8%, क्योंकि 20 और 20 तो कट जाएगा, अंतर किस में आएगा तो 12 के 8% में, यानी कि 0.96%। तो इस तरीके से आप इसको बिना कुछ किए फटाफट ऑप्शन नंबर 4 लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। आखिरी सवाल की तरफ आ चुके हैं और आखिरी सवाल देख के बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि ये बोर्ड मास का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। पहले करेंगे हम लोग छोटा ब्रैकेट वाला काम, तो देखेंगे 56 प्लस में है और ये 9 प्लस में है, या फिर हम कह सकते हैं कि 9 में से 8 कम किया तो 1 बच गया। 56 + 1 बन गया 57। 57 + 42 ये कितना हो जाएगा 57, ये है +42 और ये है प्लस आपका 108। लेकिन 108 तो बाहर है भाई साहब, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि ये ब्रैकेट यहाँ बंद होता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 और 4 11, सॉरी 5 4 9 और 9 99। 99 को अगर आप देखेंगे तो 1/9 × 99 और प्लस 108 ऐसा करना पड़ेगा, और माइनस है 197। लगता है मैंने सही किया है। 9 से काटेंगे 11 बार में, यानी कि 197 और माइनस करेंगे 119। उम्मीद करते हैं कि सही किया मैंने। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा भाई 78, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आखिरी सवाल भी हम लोगों ने कर लिया बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग सेट नंबर 12 भी खत्म कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन दीजिए हमें। पूरा सेट हम लोग खत्म करेंगे इस तरीके से, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए कि हाँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चल रहे हैं, जिससे कि आपको फायदा होगा। So thank you so much guys for watching the video till this time. I will see you in the next video. Till then, bye bye, take care.